सर बढ़िया, आप कैसे हो सर? सर अभी ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। बरसात चल रही है वहाँ पे? नहीं सर, आज नहीं बारिश हो रही सर। हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है। अच्छा वेदर होगा सर। हाँ, वेदर अच्छा है, बस वही ठंड चल रही है अभी, विंटर। देखते हैं आपको जैकेट पहने हुए दिखेंगे। हाँ, जब आपकी विंटर आएगी मेरी समर आ जाएगी तब। सही में दरबार में हुआ ये। मुझे ठंड से बचना हो तो मैं वहां जा सकता हूँ, बट ठंड इतनी चिलिंग नहीं, टॉलरेबल होती है, तो ठीक है। कोस्टल एरिया होगा ना सर? कोस्ट एरिया है, मतलब लाइक कनाडा की ठंड बड़ी परेशान करने वाली है। ये तो मतलब इंडिया वाली ठंड से बेटर ठंड है ये, मतलब उस हिसाब से। वहाँ तो मैं दिसंबर में जाता हूँ जब यहाँ पे हॉलीडेज होती हैं, वो वाली ठंड मुझे चुभती है वहाँ पे, बट ये वाली ठंड जो है वो ठीक है। कह रहे जैसे अभी क्लास चल रही थी वहाँ पे CSR की, पार्ट 1 वालों की, तो उसमें वो माइक ऑन हो गया किसी मैडम का, तो कह रहे मैं आज फुलके भी बनाने तो मैं कह रहा था जी मुझे भूख लगी थी, ठीक हो गया ये, थोड़ा फुलकों की बात शुरू हो गई। तो समटाइम्स माइक ऑन होते हैं और वो हाउस होल्ड के तो चलते ही रहते हैं ना कोई काम। इट्स गुड सर, टाइम भी फुलकों वाला ही है ना अभी। वो तो है ही। कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा सा ही कवर करेंगे, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं है। लीव्स टुडे, ओके। तो लीव्स का हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे आज। मैं भी आज पूरा दिन बिजी था, आज तो वीकेंड था, छुट्टी थी, बट आई हैड टू गो टू सम प्लेस। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग बैक टू बैक क्लासेस, तो थोड़ा सा हम लीव्स का डिस्कशन कर लेंगे, एंड देन लीव्स का हम एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, या अगर आप बोलेंगे तो मैं 2 भी कर सकता हूँ। उसमें डिपेंड करता है, एक होता है आपका वेकेशन डिपार्टमेंट, एक होता है नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। तो पिछले बैच में दे हैड ए रिक्वेस्ट किया हमें वेकेशन डिपार्टमेंट का भी करवा दें, तो मैंने 2 न्यूमेरिकल उनको करवा दिए थे। इधर भी करवा देना, मेरा भी वेकेशनल डिपार्टमेंट मिला है मुझे। कोई बात, मैं करवा दूंगा, नो वरीज। लीव अकाउंट की जो फॉर्म्स है वो 2 लीव्स को कवर करते हैं, ठीक है। 2 लीव्स को कवर करते हैं, एक तो अर्न लीव और दूसरा हाफ पे लीव। तो लीव अकाउंट्स का जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें 2 अकाउंट हमें बनाने होने चाहिए। वन इज अर्न लीव अकाउंट एंड अदर वन इज हाफ पे लीव अकाउंट। अर्न लीव और हाफ पे लीव अकाउंट नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में दोनों बनेंगे, और वेकेशन डिपार्टमेंट में मोस्टली हाफ पे लीव अकाउंट ही बनेगा, तो उनके लिए अर्न लीव रेलिवेंट नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि अर्न लीव किसी एम्प्लॉय के फेवर में वहां पे नहीं हो सकती, कुछ रीजंस हो सकती है वहां पे भी। सर अभी वहाँ पे एक सीनियर लेक्चरर रिटायर हुए और फिर भी उनकी जो मतलब लीव से उन्होंने 300 पूरी कर दी है वेकेशनल डिपार्टमेंट में। से पॉसिबल हो जाता है? पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत बार जो हॉलीडेज होती हैं उनमें बुलाया जाता है लेक्चरर्स को, ठीक है, या टीचर्स को बुलाया जाता है। तो उस केस में जब हम पढ़ेंगे
तो उसमें आप देखेंगे कि अगर किसी को आपने छुट्टियों में भी बुलाया तो उसको अर्न लीव का क्रेडिट देना पड़ेगा, या जैसे ज्वाइनिंग टाइम कोई कम अवेल करता है, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम ज्यादा अलाउड था और उसने कम अवेल किया, तो उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर होता है, चाहे वो वेकेशन है चाहे वो नॉन वेकेशन है, उस केस में उनको उसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो देयर में बी सो मेनी रीजंस। आपने लीव अकाउंट उनका देखना चाहिए था आपको। सर मैंने देखा, मुझे कुछ उसमें जैसे वो सेम डे ज्वाइन कर रहे हैं और उनको 7 दिन मिल रहे हैं। हाँ, सेम डे ज्वाइन कर रहे हैं मींस नेक्स्ट डेट आप, हाँ, जो जहाँ पे पोस्टिंग थी उनकी, जहाँ पे पोस्टिंग थी। ओके, मतलब चेंज कुछ ऑफ कुछ स्टेशन जगह नहीं। जहाँ वो था, जैसे 15 दिन से ज्यादा था तो वहां पे उनको 30 दिन मिल रहे थे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, वही हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। कि अगर आप 15 दिन से ज्यादा किसी को बुलाते हैं ना छुट्टियों में, तो महीने का क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, दिस विल कम इन दैट। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके ओके, इसमें पहले तो हम जनरल कंडीशंस की बात कर लें कि लीव के लिए जनरल कंडीशंस क्या है। तो एक तो ये है कि सबसे पहले उसमें ये लिखा हुआ है कि लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट, मींस एज एन एम्प्लॉई मेरा ये राइट नहीं है कि मैं लीव को क्लेम करूं। मींस मैं अप्लाई जरूर कर सकता हूं, मैं उसके लिए जस्टिफिकेशन भी दे सकता हूं, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा राइट है तो मैं मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको फर्दर भी मैं इसके नोट्स दे दूंगा लीव के। उसमें एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है कि लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट, इसको एलेबोरेट करें। तो उसमें सारी चीजें एलेबोरेटेड है। लीव जो है मैंने अप्लाई की है, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू सैंक्शन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लीव सैंक्शन थी फिर भी वापस बुला लिया गया ड्यू टू सम एक्सीडेंसेस, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन उसमें यही है कि इट कैनॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट। नाउ second one is when the exigencies of public service require। छुट्टी मेरे पास है भी है, ठीक है, या छुट्टी को मैंने अप्लाई किया है, अगर पब्लिक एक्सीजेंसीज हो उस केस में लीव मुझे रिफ्यूज भी हो सकती है। मीन्स मैंने अप्लाई की, मेरे को रिफ्यूज हो सकती है, यू कांट अवेल दिस। और अगर मैंने छुट्टी अवेल कर ली हुई है, मेरी छुट्टी इवन सैंक्शनड भी है, तो उस केस में रिवोक भी हो सकती है, ठीक है जी। जैसे आप देखते होंगे बहुत बार डिफेंस में लोगों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल हो जाती हैं, इवन इफ दे आर ऑन लीव, छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं और उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो दैट इज ड्यू टू द एक्सीजेंसीज। अगर वैसे हालात हैं, गवर्नमेंट को लोग चाहिए इस समय, छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट, इन दैट केस दे कैन इवन रिवोक द लीव ऑलरेडी ग्रांटेड, ठीक है। Then the kind of leave applied by government servant cannot be altered by the leave sanctioning authority except under written request of government servant। Means जो उस लीव को अप्लाई कर रहा है, जिस तरह की लीव को उसने अप्लाई किया है, अब मैं एज ए सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये नहीं कह सकता हूं कि आपको मैं वो लीव नहीं देता, आप ये ले लो, ठीक है। से किसी ने
हाफ पे लीव के लिए अप्लाई किया, दे हैव द ग्राउंड, नहीं जो मैटर है उनका, हाफ पे लीव के लिए अप्लाई किया, आई कांट से टू दैट पर्सन that I'll not sanction half pay leave in your favor. However, you can take earned leave. तो मैं खुद से अल्टर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो खुद ही रिक्वेस्ट करें, उनसे मैं रिक्वेस्ट ले लूँ कि मैंने जो हाफ पे लीव के लिए अप्लाई किया था, that may be treated as withdrawn and may be considered for earned leave. Then it's all right. But as a sanctioning authority, मेरा ये राइट नहीं है कि मैं उसके पर्पस को अल्टर कर पाऊं। ओके, देन जी समझ में आ गया ये थर्ड वाला पॉइंट? Then number four is a government servant's claim to leave is regulated by the rules in force at the time the leave is applied for and granted. एक जिस समय वो अप्लाई कर रहे हैं और उनको सैंक्शन हो रही है, उस समय जो रूल थे वो उन पे लागू होंगे। कल को रूल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें जो चाइल्ड केयर लीव है, चाइल्ड केयर लीव में इनिशियली ऐसा नहीं था ना कि पहले साल में आपको पूरी पे मिलेगी और दूसरे साल में 80% मिलेगी। जब इनिशियल ऑर्डर हुआ था तब तो वैसी कंडीशन नहीं थी। It was later on imposed. ठीक है? Are you aware of it? Yes, sir. Yes, sir. So nowadays, now it's 80% for the next year, for the second year. अब अगर किसी ने वो लीव अप्लाई की थी और उसके बाद उनको सैंक्शन हो गई और उसके बाद ये रूल आ गया कि 80% पे मिलेगी, तो उनके लिए वो रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनकी लीव सैंक्शन हो चुकी है। उस समय जो रूल था उसके हिसाब से उनको बेनिफिट दिया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर। उसके बाद है the leave at the credit of government servant who is dismissed or removed from the service. तो उनके क्रेडिट में कोई लीव होगी जो कि डिसमिस हो जाते हैं या उनको सर्विस से हटा दिया जाता है, shall lapse, वो लैप्स हो जाएगी। and if he is subsequently reinstated, he is entitled to count for leave in service prior to such dismissal and removal. ऐसे केस प्रैक्टिकली ऐसे केस हुए हैं कि गवर्नमेंट ने प्रीमैच्योरली कुछ ऑफिसर्स को रिटायर कर दिया। आई एम विटनेस टू दैट बिकॉज वी यूज्ड टू डील विद सच केसेस। जैसे मुफ्ती साहब की सरकार आई थी एक बार, तो उन्होंने आते ही बहुत सारे ऑफिसर्स को जो है वो डिसमिस कर दिया था सर्विस से। अब जब डिसमिस किया है तो नेचुरली दे आर कंसिडर्ड एज रिटायर्ड। अब रिटायर्ड है मींस तो उस केस में उनके बेनिफिट्स भी काउंट होंगे, जो जो उनको बेनिफिट्स मिलते होंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट में 2-2.5 साल में वो रीइंस्टेट हो गए। उन लोगों को बड़ा फायदा भी हुआ था। वैसे तो ये धब्बे की तरह होता है, ठीक है,
कि आपको गवर्नमेंट से निकाल दिया गया है, तो वो स्टेन है, बट जब वो रीइंस्टेट हो गए तो वो स्टेन तो खत्म हो गया ना उस तरह से. एंड इन बिटवीन देयर वर सम पर्सन्स who started career in the private sector. उनमें से कुछ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस तो था ही, और प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से अगर उनके लिंक्स थे तो इट डजंट मैटर कि आपको डिसमिस किया गया या व्हाट्सएवर, बिकॉज दे वर फाइटिंग कोर्ट केसेस, और कोर्ट केस के बाद वो रीइंस्टेट भी हो गए. अब रीइंस्टेट हो गए तो फिर उनकी लीव जो है फिर से एक्टिवेट हो जाएगी. इज इट ओके? फिर जो उससे पहले उनका लीव का बैलेंस था, दैट विल बी काउंटेड, दैट विल बी रीइंस्टेटेड. जी समझ में आ गया इसका तो एस्पेक्ट आपको? ठीक है. Yes, sir. उसके बाद है एनी लीव एट द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिजाइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस. वो था डिसमिसल. ये है अगर कोई रिजाइन करता है तो उस केस में भी जिस स्टेट को वो रेजिग्नेशन देते हैं उनकी जो लीव है, ठीक है, वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगी. लेकिन उस केस में वो एनकैश उसको कर सकते हैं, बट नॉट फुल, हाफ ऑफ द लीव टू हिज क्रेडिट, और मैक्सिमम उसमें 150 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता. सर एक क्वेश्चन है मेरा. जी जी सर एक्चुअली हमारे ऑफिस में एक केस है, अभी वो रिटायर हो गए हैं 2 दिन पहले. वो 6 टाइम रीइंस्टेट हुए हैं सर. तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो पीरियड था जिसमें वो सस्पेंशन रहे हैं, तो रीइंस्टेट तो हो गया था, आपने कहा है वो एक्टिव हो जाएगी उनकी जो लीव्स हैं, लेकिन उस पीरियड के दौरान फिर वो लीव सैंक्शन होगी उनको जिसमें सस्पेंड रहे हैं. देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका जो रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर है वो क्या कह रहा है. जी. क्या उनको सारे सर्विस बेनिफिट्स उन्होंने रिस्टोर किए? इज दैट पर्सन गेटिंग द पे? ठीक है. ठीक है सर. अगर उनको वो सर्विस बेनिफिट्स रिस्टोर हुए हैं तो लीव का बेनिफिट तो वहीं से ओरिजिनेट होता है ना. अगर आपकी सर्विस काउंट हो रही है तो फिर लीव भी काउंट होगी. ठीक है सर. मतलब उस ऑर्डर में हाँ, बिल्कुल होता है. उसमें होता है कि विद ऑल सर्विस बेनिफिट्स. कई बार ऐसा होता है कि उसमें लिखा जाता है कि उनको पे नहीं दी जाएगी, बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस. अच्छा. तो उस केस में जब पे नहीं दी जाएगी फिर लीव का कुछ उनको राइट नहीं मिलेगा. ठीक है. ठीक है. The reinstatement order is with full service benefits or not. ठीक है. Okay. Different kinds of leave except casual leave can be availed in combination. हम सारे लीव्स को कंबाइन कर सकते हैं. मीन्स अर्न लीव को हाफ पे लीव से कंबाइन किया जा सकता है. अर्न लीव को कम्यूटेड लीव से कंबाइन किया जा सकता है. अर्न लीव को यूएल से कंबाइन किया जा सकता है, बट कैजुअल लीव से कॉम्बिनेशन नहीं होता किसी भी लीव. ठीक है. इज इट ओके? ओके सर. यस सर. Then leave shall not be granted to a government servant under suspension or to an employee whom the punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from government service. मीन्स कोई आदमी है जिसको सस्पेंड किया गया है और उस केस में गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू पनिश दैट पर्सन और उसको डिसमिस या रिमूव करने की प्लानिंग हो रही है.
वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। इन दैट केस उसमें फिर उनको लीव जो है वो अप्लाई नहीं करने दी जाएगी और उनको लीव ग्रांट भी नहीं होगी। तो उस केस में अगर आपने उनको लीव दे दी तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो सफर करेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू अबाउट दैट पर्सन। अगर तो रीइंस्टेटमेंट की तरफ जा रहा है तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमने उस आदमी को जो है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं रखना है, इन दैट केस उनको लीव ग्रांट करने का कोई पर्पस नहीं है फिर। क्लियर? देन लीव रूल किस किस को अप्लाई होंगे? सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर आप जब भी कहते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है ना? गवर्नमेंट का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जरूर होता है, मतलब आप लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कहीं किसी ऑफिशियल से सुना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वही गवर्नमेंट होती है, ना कि जैसे हमारा अकाउंट्स विंग होता है, ये गवर्नमेंट में नहीं कहलाता है। उनकी जो कॉम्पिटेंट देखिए, गवर्नमेंट का जहां तक हवाला है तो गवर्नमेंट की जो सीट है, गवर्नमेंट की सीट तो सेक्रेटरी में ही है। ठीक है जी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, हाँ, इफेक्टिवली गवर्नमेंट को वही लीड कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि आजकल तो उस हिसाब से है नहीं है। तो गवर्नमेंट का मतलब वही है। लेकिन अगर मैं छोटा एम्प्लॉय हूँ, ठीक है जी, से आई एम क्लास 4th पर्सन, क्लास 4th एम्प्लॉय, तो मेरे लिए तो गवर्नमेंट मेरा एचओडी ही है। मैंने अगर टाइम बाउंड का बेनिफिट लेना है तो मैं तो सेक्रेटरी को अप्लाई नहीं करूंगा, मेरा केस वहां जाने वाला भी नहीं है। ओके जी। तो फॉर मी दैट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि मेरा इशू कहाँ पे कंक्लूड हो रहा है जाके। अब मैंने लीव कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, गवर्नमेंट का मीनिंग मेरे लिए वही हो जाएगा ना, डिपेंड करता है कि मेरे लिए गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, अगर मैंने लीव अप्लाई की है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी मेरे लिए गवर्नमेंट है, क्योंकि सीएसआर में जो लीव रूल्स हैं उसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो मुझे मालूम है कि मेरी सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो ये है, तब मेरे लिए गवर्नमेंट जो है वो वही है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी वही गवर्नमेंट है मेरे लिए। ठीक है जी सर। जीपी फंड एडवांस के लिए अप्लाई किया तो मैं तो अपने इमीडिएट बॉस को भी अप्लाई कर सकता हूँ अगर 3 महीने का मुझे चाहिए तो उस समय मेरे लिए गवर्नमेंट वही है। So it depends at what level the issue is getting concluded. तो गवर्नमेंट सिर्फ वो नहीं है कि जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, सेक्रेटरीट से नीचे भी, क्योंकि गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन भी तो है ना। गवर्नमेंट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, गवर्नमेंट इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज है तभी तो काम चलेगा। हर चीज अगर हम सेक्रेटरीट में भेजेंगे फिर तो सदियां लग जाएंगी फिर काम होने में। ठीक है, इसीलिए वो बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स बनाई गई, इसीलिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स का प्रोविजन बनाया गया। तो गवर्नमेंट ने अपने जो फंक्शंस हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। हाँ, अगर उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आती है, कोई इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी लेवल्स रहते हैं ना जी। ठीक है, जैसे आरटीआई के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है वो पीआईओ डिफाइंड है ना। ठीक है, तो जो आरटीआई के लिए अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट तो पीआईओ ही है ना जी। बिल्कुल ठीक। अब पीआईओ के लेवल पे नहीं होता तो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है, फिर गवर्नमेंट का मीनिंग वो। तो मतलब ये रिलेटिव टर्म्स है, यू कांट से इन एब्सोल्यूट टर्म्स दैट दिस इज द गवर्नमेंट। ओके, पर लेकिन रहेगा पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही गवर्नमेंट। मतलब जैसे हम अकाउंट डिवीजन में है तो हम नहीं इसमें कहलाएंगे ना। सर मैं ऐड करूंगा इसमें थोड़ा सा।
सर जैसे ऑर्डर वगैरह तो सर सारे वहां से बनेंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जैसे सेक्रेटरी से ही बनेंगे सारे ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वो सब कुछ जो रूल्स हैं। जी आप क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे सारे डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट बाय मींस ऑफ रूल्स ही चल रहे हैं ना, मतलब जो रूल्स हैं वो सारे सेक्रेटरी में ही बने हुए हैं एक तरीके से, तो उस तरीके से गवर्नमेंट जो वो सेक्रेटरी ही है। और जैसे आप कह रहे हैं मे बी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन रिलेटिव हो सकती है, इट कैनॉट बी एब्सोल्यूट दैट इन ऑल द केस गवर्नमेंट इज ओनली वन। डिसेंट्रलाइजेशन है तो गवर्नमेंट के इदारे बड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लेवल। जब गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए तो जो उस रूल को फॉलो कर रहा है, जिसको उसने अथॉरिटी दी है, जो उसको अप्रोच करने वाला है, उसके लिए तो गवर्नमेंट वही है ना उस समय, ठीक है। दैट पर्सन इज नॉट कंसर्न हु हैज इशूड दैट रूल, ही इज कंसर्न विद टू विच लेवल ही हैज टू अप्रोच। तो वो सारे गवर्नमेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। इसीलिए तो गवर्नमेंट भर्ती करती है लोगों को कि आपने हमारा फेस बनना है। तो अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ सेक्रेटरी वालों ने ही करना होता तो फिर उस हिसाब से नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन वाले पहलू की बात कर रहा हूँ। रूल तो गवर्नमेंट ने ही बनाने हैं, लेकिन उन रूल्स को फॉलो भी तो करना ना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो करनी है। तो जो कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि वो गवर्नमेंट ने उसको डिसओन कर दिया। वो गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दैट केस ही इज द गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग? जी सर। हाँ सर, ठीक है। बट नेचुरली रूल्स तो बनाने पड़ेंगे, रूल्स बनेंगे तो रेगुलेट होगा ना। आपने ट्रैफिक के रूल्स ही नहीं बनाए, हर कोई अपने हिसाब से गाड़ियां ठोक देगा, फिर कोई इधर लगाएगा कोई इधर लगाएगा। रूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन रूल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो आपने रोड पे आदमी छोड़ा, वो भी तो गवर्नमेंट ही है ना उस समय। वो चलान कर रहा है, वो सेक्रेटरी से उठ के नहीं आ रहा ना कि मैं चलान कर रहा हूँ इसको। तो बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रूल तो गवर्नमेंट ने बनाने हैं, लेकिन गवर्नमेंट को रूल इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी तो चाहिए ना। तो उस समय जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए गवर्नमेंट वो सेक्रेटरी वाला नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट वही है जो उधर खड़ा हुआ है, जो चलान कर रहा है। ही इज द गवर्नमेंट दैट टाइम। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके ओके, बट ये है कि डिस्कशन बड़ी मीनिंगफुल थी है। ओके, उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी जो भी हमारा यूटी का एम्प्लॉय होगा उस पर अप्लाई होगा, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज को जो बिलोंग कर रहे हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होंगे। अप्रेंटिस भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है जी। एक्सेप्ट अप्रेंटिस। आपके केस में आपको कोई लीव मिली वहां पे, अर्न लीव का क्रेडिट मिला? नो सर। नो सर, You will सर not मिले get तो नहीं, it. बट हमने फिर भी ले ली। हाँ जी, क्या चीज? सर वो फंडू था, फंडू। Okay. मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रेंटिस वाले केस में वो लीव वाले बेनिफिट नहीं होंगे। आपकी सर्विस काउंट हो जानी है, आपकी सर्विस काउंट हो जानी है, ठीक है, फॉर ऑल बेनिफिट्स। बट आपको लीव्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू विल नॉट एक्रू अर्न लीव फॉर दैट पीरियड, बट इन केस ऑफ प्रोबेशनर्स दे एक्रू इट बिकॉज दे आर वर्किंग अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव पोस्ट। यू आर वर्किंग एज एन अप्रेंटिस, तो वो फर्क है। उसके बाद है जी मैक्सिमम लीव। तो मैक्सिमम लीव इन रूल्स में जो सबसे ज्यादा हो सकती है 5 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, चाहे वो कितनी भी कॉम्बिनेशंस में हो। तो इट हैज टू बी
एट द मैक्स 5 years. और 5 years ऐसा नहीं सोचें आप कि हम कभी 5 साल गायब हो सकते हैं. सो दैट इज नॉट द केस. बट मैक्सिमम लीव की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से सर्विस कैरियर की भी बात कर रहे हैं. देन हाउ लीव अर्नड. हम अर्न कैसे करते हैं लीव को. तो जो अर्न लीव है या हाफ पे लीव है, वो जब हम काम करेंगे किसी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट, सब्सटैंटिव पोस्ट के अगेंस्ट, देन विल अर्न दैट लीव. और उसके लिए हमारी सर्विस काउंट होनी चाहिए. अगर सर्विस काउंट नहीं होगी तो फिर लीव भी काउंट नहीं होगी. ठीक है जी, क्लियर. उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन करना सर ये वाले पॉइंट को. इस पॉइंट को इस तरह से आप समझे कि लीव जो है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट नहीं होगी. लीव लिंक्ड है आपकी पोस्ट के साथ और आपकी वर्किंग के साथ. और आपकी सर्विस अगर काउंट हो रही है तो लीव आप अर्न करेंगे. अगर सर्विस आपकी काउंट नहीं हो रही है तो फिर उस पीरियड की लीव भी काउंट नहीं होगी. सर जैसे अभी जो डिप्यूट हुए हैं अकाउंट असिस्टेंट, सर इनकी तो काउंट होगी ना. बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप ये पोस्ट के अगेंस्ट आ गए ना. यस सर. तो आप तो पोस्ट के अगेंस्ट आ गए. नाउ दे विल अप्रूव अर्न लीव एज वेल. तो सर जैसे सर्विस तो हमने सस्पेंशन के दौरान भी की है ना, मतलब तो उसके दौरान फिर क्यों नहीं हो रही है. उसके दौरान भी हो रही है. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर है वो इन चीजों को क्लियर करेगा. अगर आपका रीइंस्टेटमेंट हो गया विद फुल सर्विस बेनिफिट्स, तभी तो आप बजट में देखें जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय होता है उसके लिए पूरी पे का प्रोविजन होता है. ठीक है, हम वहां पे उसके लिए 50% का प्रोविजन नहीं करते, वहां पे 75% का प्रोविजन नहीं करते. हो सकता है वो 50% ही ले रहा हो, लेकिन वहां पे जो उनका पे का प्रोविजन होता है दैट इज फॉर एंटायर ईयर फुल पे. क्यों? क्योंकि एनी टाइम द पर्सन कैन बी रीइंस्टेटेड एंड इन दैट केस यू विल बी रिक्वायरिंग फुल पे फॉर दैट पर्सन. तो वो डिसाइड होने के बाद होगा ना. जब तक वो सस्पेंडेड है तब तक तो लीव का क्रेडिट नहीं देंगे ना आप उनको. ठीक है, जैसे आप में से निखिल जी है अभी. निखिल जी है क्लास में नहीं? उनका क्वेश्चन था, शायद मैं फोन पे इतना अटेंड नहीं कर पाता हूँ. तो मैटरनिटी लीव के केस में था कि जो लेडी है वो लीव पे है. 1 जुलाई को उनकी इंक्रीमेंट आती है और वो इंक्रीमेंट उनको देनी है या नहीं देनी है. तो उसमें भी यही था कि अगर लीव उनकी सैंक्शन है तो उस केस में कंटिन्यूटी तो है उनकी सर्विस की, लेकिन फिर भी टू प्ले सेफ जब वो एम्प्लॉय ज्वाइन कर ले तब आप जो है वो एंट्री करें उनकी इंक्रीमेंट की, क्योंकि उन्होंने आना तो है ही है वापस. ठीक है, तो उसमें सेफ प्ले करने के लिए वी कैन वेट फॉर दैट एम्प्लॉय टू कम बैक एंड देन यू कैन गिव द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट. कोई रोकने वाली बात नहीं है उसमें. पर कई बार ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय वापस ना आए, छुट्टी लेके भाग जाए, तो उस केस में इंक्रीमेंट के लिए इट्स ऑलवेज सेफ टू वेट फॉर दैट एम्प्लॉय टू रीजॉइन. बनेगी उसकी उसी डेट से उसको. उसी डेट से बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि इंक्रीमेंट की आपने एंट्री भी तो पास करनी है ना. इंक्रीमेंट की आपने बुक में एंट्री भी पास करनी है. तो टू बी ऑन सेफर साइड हम वेट करते हैं उस एम्प्लॉय के ज्वाइन करने का, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है से द पर्सन इज आउट एंड समथिंग मे हैपन. इन दैट केस योर एंट्री जो होगी वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी फिर. ठीक है ना. तो टू प्ले सेफ वी कैन वेट फॉर दैट एम्प्लॉय टू रीज्वाइन. बेनिफिट तो उनको पूरा मिलना है, उसी डेट से मिलना है. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट. तो सर अगर वो उसके अगेंस्ट अगर वो होता है तो जो उसको सैलरी मिल रही है 50% या जो भी 75% है, तो क्या उसकी भी पेनल्टी पड़ेगी उस बंदे को अगर वो गिल्टी प्रूव होता है? किसकी पेनल्टी पड़ेगी? सस्पेंशन के दौरान. हाँ हाँ, अगर वो गिल्टी प्रूव होता है हाँ हाँ,
तो उसको सैलरी मतलब वो जो उसको 50% मिल रही है 75% तक मिल रही है, तो वो उसको पेनल्टी पड़ेगी या वो मतलब वहीं पे हो जाए, सेटल हो जाएगा? ओके ओके, आपका कहने का मतलब है कि कहीं उसको रिफंड तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, ये हाँ जी, आपका हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें ऐसा है कि जो भी अथॉरिटी उस केस को एग्जामिन कर रही होगी, इंक्वायर कर रही होगी, से द पर्सन इज फेसिंग ए क्रिमिनल केस, ठीक है, क्रिमिनल केस है, उसके हिसाब से उनकी सस्पेंशन हो गई है। उस केस में देखा जाएगा ना कि उनके खिलाफ क्या फैसला होता है, या से एम्बेजलमेंट का केस है, कोई एम्बेजलमेंट के केस में सस्पेंशन हुई है, उस केस में भी आउटकम आएगा ना, उसका आउटकम में हो सकता है उनकी रिकवरी हो। वो डिपेंड करेगा, ये जो सस्टेनेंस अलाउंस है ये बेसिकली फैमिली को कंपनसेट करने के लिए होता है, तो नॉर्मली दिस इज नॉट रिफंडेबल, ठीक है। ये सस्टेन करने, सब्सिस्टेंस अलाउंस का मतलब क्या है कि आपकी फैमिली जो है वो सफर ना करे, ओके। लेकिन अगर कल को कोई उनसे रिकवरी हो जाती है तो वो रिकवरी इंडिपेंडेंटली फिर कवर होगी, उसमें हो सकता है ये वाला पार्ट भी कवर हो जाए। बट अगर आप कहेंगे ये उसको रिफंड करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, वैसी बात नहीं है, ओके। सर मतलब ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या लिखा उसके हिसाब से। नेचुरली आपके के खिलाफ केस क्या चल रहा है, जैसे हमारा एक कैशियर था, उसने एम्बेजलमेंट किया था, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया, बाद में कोर्ट में केस चला एंड ही वाज एक्सोनरेटेड। उन्होंने कहा नहीं जी ये ठीक है, ये रिकवरी कर दें, जो भी है, ही हैज मेड गुड द लॉस, और उनको एक्सोनरेट कर दिया। इन दैट केस एवरीथिंग वाज सेटल्ड। बट वही अगर वो प्रूव हो जाता कि इन्होंने वो किया और इनको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो टर्मिनेट करने की डेट देखनी पड़ेगी हमें कि कहाँ से टर्मिनेशन हो रहा है उनका, रिट्रो से हो रहा है या प्रोस्पेक्टिव हो रहा है। अगर रिट्रो से होगा तो फिर तो रिफंड भी हो जाएगा, देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। तो कंक्लूजन पे डिपेंड करेगा जी कि उस केस का, क्योंकि सस्पेंड कोई ऐसे तो करता नहीं ना किसी को, यस सर, और पे हुआ होगा ना, और वो साइड बाय साइड उनकी इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी का आउटकम क्या होता है वो हमें देखना है। आउटकम में अगर बैक डेट से उनका हो जाता है टर्मिनेशन या व्हाट्सएवर, रीइंस्टेट हो जाते हैं, तो फिर तो मसला ही नहीं है। मसला वहां पे आएगा जहां पे वो सस्टेन करेगा कि इनके खिलाफ एक्शन लेना ही लेना, तो उस केस में डिपेंड करेगा व्हाट इज द आउटकम। जी सर कुछ केसेस में जैसे एम्प्लॉय थोड़ा बहुत गिल्टी पाया जाता है, तो जैसे मतलब सैलरी नहीं देते हैं सस्पेंशन पीरियड की, वो भी केसेस हैं, पर रीइंस्टेट कर लेते हैं एज अ पेनल्टी, सैलरी नहीं देते, तो सर उस पीरियड की लीव काउंट करेंगे हम? बिल्कुल नहीं करेंगे, कैसे करोगे, वो काउंट, वो सर्विस ही नहीं काउंट होनी, ठीक है। मतलब जिसकी पे नहीं देंगे वो सर्विस भी काउंट नहीं करनी है। आपने पेंशन वाले केस किए थे ना मेरे साथ? हाँ जी, हाँ जी। पेंशन वाले केस में आया था ना कि सस्पेंशन एडजस्ट एज पेनल्टी, ओके, विल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग। उसमें हमने नॉन क्वालिफाइंग पीरियड में उसको काउंट किया था, इफ यू रिमेम्बर, डाइस नॉन को भी किया था। तो जब वो नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स में काउंट हो रहा है, हाउ कैन यू ऐड लीव फॉर दैट पीरियड? ओके सर, ये डाउट आ रहा था। उसके बाद है जी रिकॉल फ्रॉम लीव। रिकॉल फ्रॉम लीव का मतलब ये हो गया कि किसी ने लीव जो है अप्लाई की थी, आपने सैंक्शन भी कर दी, लेकिन अब उनको वापस बुलाया जा रहा है। सिचुएशन इज सच दैट हिज लीव इज say revoked and he has been recalled. उस केस में जो लीव आपने पहले सैंक्शन की थी वो तो काउंट नहीं होगी ना, ठीक है। जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया
तो उसके बाद वाला पीरियड जो है वो ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो उस ऑर्डर में वो पीरियड कवर्ड था। ठीक है जी, तो वो ऑर्डर की तरमीम भी हो जाएगी बाद में, लेकिन जिस ऑर्डर के तहत उनका लीव जो है रिकॉल हुआ है और जिस दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया उस दिन वो लीव जो है वो सीज हो जाएगी एंड आफ्टर दैट विल बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। ओके, यस सर। उसके बाद है जी लीव ड्यूरिंग प्रोबेशन ट्रेनिंग। इसमें दोनों आपके कवर हो रहे हैं कि प्रोबेशनर और ट्रेनिंग। प्रोबेशनर जो होगा उसकी लीव पहले दिन से हो जाएगी एक्टिव, because he is entitled for the same leave because he will be working against a substantive post. अब जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है तो यहाँ हम अप्रेंटिस को कवर नहीं कर रहे हैं। अप्रेंटिस ऊपर कवर हो गए थे ना, अप्रेंटिस ऊपर कवर हो गए थे कि उनके केस में तो एप्लीकेबल है ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सर्विस में हैं और आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, इन सर्विस ट्रेनिंग है, जैसे सेक्रेट वाले हैं तो आजकल इन्फॉर्म में उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ठीक है, तो उस केस में भी क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस उनकी चल रही है, क्वालिफाइंग सर्विस चल रही है तो फिर उनको लीव भी अलाउड है। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद है ओवरस्टे। ओवरस्टे का मतलब हो गया कि आपकी लीव खत्म हो गई और आपकी विलफुल एब्सेंस है। विलफुल एब्सेंस का मतलब है कि आपके कंट्रोल में चीजें हैं और आप वापस नहीं आ रहे, तो उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हो सकता है। Then he will not be entitled to leave salary for the period of absence, और फिर उस लीव पीरियड के बारे में डिसाइड भी होगा कि क्या करना है उसका। वो डाइज नॉन में काउंट होगा, ठीक है, या उसको रेगुलराइज किया जाएगा इफ द पर्सन कैन जस्टिफाई दैट दिस वाज द रीजन व्हिच वाज आउट ऑफ माय कंट्रोल, तो उस केस में रेगुलराइज भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर? रेगुलराइज मतलब सर दूसरी लीव में एडजस्ट किया जाएगा। रेगुलराइज का मतलब ये हो गया कि जो उन्होंने ओवरस्टे किया उसको लीव ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मीन्स ये नहीं है कि ऑन ड्यूटी उनको ट्रीट किया जाएगा। रेगुलराइज करने का मतलब ये हो गया कि उनका लीव का एक्सटेंशन जो है वो अलाउ हो जाएगा पोस्ट फैक्टो। ठीक है, यस सर। कुछ चीजें पोस्ट फैक्टो भी अप्रूव होती है ना, आफ्टर द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस। देन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट अलाउंसेस। EOL जो है, EOL का मतलब ही ये होता है कि पे नहीं मिलेगी। ठीक है, EOL का मतलब ही होता है कि विदाउट पे लीव। अब उसमें दो कंडीशंस थी, अगर आपको याद हो वहां पे पेंशन वाले केस में हमने किया था ना, EOL विद मेडिकल सर्टिफिकेट और EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो अगर EOL विद मेडिकल सर्टिफिकेट, पहली बात तो यह है कि EOL में पे तो मिलनी नहीं है, लेकिन अगर EOL विद मेडिकल सर्टिफिकेट होगी उस केस में वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट होती है। ठीक है, EOL with medical certificate that qualifies for the service, no doubt pay is not released। तो अगर वो सर्विस के लिए मैटर कर रही है, ठीक है, तो फिर क्योंकि वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट है तो देन हो सकता है। और इसमें ये है cannot be converted retrospectively into leave on medical certificate। मीन्स आपने विदाउट अलाउंसेस जो है वो लीव अप्लाई की थी और बाद में आप बोलें कि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर दो, तो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा वो। जब से आपने लीव ली थी तब से नहीं होगा, लेकिन आपने एक लीव ली थी उसके बाद आप बीमार हो गए, देन यू आर सबमिटिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट, देन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट इन कंटिन्यूएशन ऑफ योर अर्लियर लीव वो हो सकती है। लेकिन आप पहले जो है EOL
कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, देयर वाज नो सच कंडीशन, एंड नाउ दैट सिचुएशन हैज अराइव्ड, so it can be prospective, cannot be retrospective. ठीक है जी. यस सर। Then accepting service or employment during leave, तो इसमें बड़ा कैटेगरिक है कि आप लीव के दौरान जो है वो अल्टरनेटिव सर्विस जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. प्राइवेट प्रैक्टिस, क्या प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है? वैसे हम जॉब में रहते हुए, गवर्नमेंट में जॉब हुए तो कर सकते हैं सर? टीचर वगैरह को नहीं, डॉक्टर को है, एडवोकेट कर सकते हैं सर, डॉक्टर भी कर सकते हैं. देखिए CSR में एक आर्टिकल है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस को अलाउ करता है. आई थिंक दैट इज आर्टिकल 50. ओके, लेकिन उसमें कंडीशंस है. कंडीशंस उसमें ये है कि जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो विद द परमिशन ऑफ HOD होनी चाहिए. ठीक है, और वो आपके काम को हैम्पर नहीं करना चाहिए. बट नॉर्मली गवर्नमेंट परमिशन बहुत कम देती है उस केस में, बट CSR में प्रोविजन है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जैसे डॉक्टर्स लोग हैं तो एक तरह से उनको भी प्रैक्टिस अलाउड ही है ना, नहीं तो उनको हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं, NPA देते हैं. ठीक है, टीचर्स भी कुछ प्रैक्टिस किया करते थे, बट क्योंकि उन्होंने परमिशन ली नहीं होती थी तो इट वाज नॉट अलाउड. तो CSR ये कहता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी. फिर जो भी फीस लेनी है आपने वो भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे प्रैक्टिस करनी है. जो फीस आप लेंगे वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करनी पड़ेगी, और वो काम आप अपने स्पेयर आवर्स में कर सकते हैं, गवर्नमेंट के टाइम पे नहीं कर सकते हैं. तो नॉर्मली परमिशन देती नहीं है गवर्नमेंट, बट देयर इज अ प्रोविजन, एक्सेप्शन है उसमें, प्रोविजन है. ठीक है जी, आज इतना ही रखें. यस सर. क्या आज इतना ही सर, रखें? एक क्वेश्चन जो विषय चल रहा था उसी के रिगार्डिंग है, जो मैटरनिटी लीव के बारे में बोला था. तो सर उसमें 2-3 दिन पहले केस आया था, तो वो बोल रहे थे कि 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट वाला ही केस था. तो बोला कि जब वो ज्वाइन करेंगे तब से उनको मिलेगा, मगर बैक डेट में उनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेंगे. वो तब मिलेंगे तब वो ज्वाइन करें, तब से उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, और पिछले वाले का कोई एरियर भी नहीं मिलेगा. और बोला इस पे ऑडिट का पैरा चुका है. पिछले वाले का एरियर मतलब 1 जनवरी से कोई एरियर नहीं मिलेगा, 1 जुलाई से. सर 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लीव था, मगर वो लीव पे थे. ठीक है, तो बोला ठीक है, उनको सैंक्शन लीव है. इंक्रीमेंट लगेगा. ये सर सैंक्शन लीव है, ठीक है, मैटरनिटी लीव है 6 मंथ. ठीक है, तो बोला कि वो अक्टूबर में उनकी सपोज करो खत्म हो रही है. ठीक है. बोला जब वो लीव से वापिस आए तो उनको इंक्रीमेंट दिया उस डेट से. डेट तो 1 जुलाई की रही, मगर वो नोशनली रही. नो, फाइनेंशियली जो उनको बेनिफिट, that is exactly wrong. You can't do like that. ठीक है, उसमें अगर ऑडिट वाला पैरा लगाया हुआ उस पे कि आपने क्यों दिया और एरियर क्यों दिया. नो नो नो, उसमें ये है कि उनकी सर्विस पूरी काउंट हो रही है, ड्यूली सैंक्शनड लीव है उनकी. ठीक है, 1 जुलाई को उनकी एंटाइटलमेंट थी, सर्विस उनकी काउंट हो रही है. यस सर. वो पैरा बनता नहीं है. यू शुड टेक अप दैट पैराग्राफ टू इट्स तो सर लॉजिकल. उसको अगर हमने, उसके लिए रूल कहाँ से CSR में देखना पड़ेगा, कहाँ ढूंढना पड़ेगा सर? उसमें यही है कि अगर सर्विस काउंट हो रही है उनकी, यस सर. लीव के दौरान सर्विस कोई सीज नहीं हुई ना उनकी, नो सर. सर्विस इज काउंटिंग. व्हेन सर्विस इज काउंटिंग द पर्सन इज गेटिंग पेड. यस सर. जब भी आप दे रहे हैं तो इंक्रीमेंट कैसे स्टॉप करोगे उनको? ठीक है,
क्वालिफाइंग सर्विस है, पे उनकी चल रही है, तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ स्टॉपिंग द इंक्रीमेंट. ओके, तो उसका आपको जवाब देना चाहिए. देयर इज नो लॉजिक इन दैट. ये किसने किया? मतलब स्टेट वालों ने किया है, जी वालों ने किया? सर ये एजी वालों ने. ओके, सो यू शुड टेक इट अप विद देम. सर जब कोई लीव पर जाता है जी, तो उसमें आता ना कि उसको इतनी ही पे दी जा सकती है जितनी वो पहले ले रहा. अगर इंक्रीमेंट आती भी है बीच में तब तो वो लीव पर था ना, तो उससे ज्यादा दे नहीं सकते, इसके लिए उसको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते. नो 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 नो, उसमें अगर वो लीव पे जा रहे हैं, ठीक है, लीव पे जा रहे हैं तो पे तो उनको हमने देनी ही है, लेकिन इंक्रीमेंट उनकी हम रिलीज तो करेंगे ना. जब वो ज्वाइन करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको पिछला इफेक्ट नहीं मिलेगा. मतलब अगर उन्होंने सितंबर में ज्वाइन किया तो सितंबर से आगे में आगे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पीछे वाला उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. मैं ये चीज किसी और से भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है. कंक्लूजन के लिए I'll discuss नहीं it. मिलता. I'll discuss it, ठीक है. I'm not concluding it, so nobody is final on this earth. So we can discuss the things and then come to a logical conclusion. जी सर एक टाइम पे हम कैजुअल लीव कितनी ले सकते हैं? कैजुअल लीव जो है वो आई थिंक 5 days है उसमें. एक टाइम पे सर 10 दिन. सर 10 दिन. आई थिंक 10 days है. मैंने नोट्स में भी कवर किया हुआ है. हाँ, not more than 10 days. नॉट मोर देन 10 days है उसमें, ठीक है. कंटिन्यूटी में अगर है वो 10 days से ज्यादा नहीं है. बट नॉर्मली 10 दिन कोई आपको देगा नहीं. नॉर्मली कोई 10 दिन आपको देगा नहीं, उतनी लीव कोई देगा नहीं. दे विल से दैट यू टेक अर्न लीव, बट ऐसे जो रूल्स में प्रोवाइडेड है वो 10 days है, ठीक है. तो मैंने शायद नोट्स शेयर भी किए थे. विजय जी आपके पास है वो नोट्स? विजय जी, यू गॉट दो? सर ग्रुप में सर मैं ग्रुप में है, मेरे पास है, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ. नो, मैं भी कर दूंगा. इसी के साथ क्लब कर दूंगा ना. ये वाले नोट्स जो है साथ ही इसके साथ ही वो आ जाएंगे. एक ही उसमें PDF बना देंगे, ठीक है. सर जी सर टाइप्स ऑफ लीव आपने पढ़ा दिया है? वो आएगा, अभी आएगा. इसी का पार्ट जो अभी विजय जी डिस्कस कर रहे हैं, ये वो उसी का पार्ट आ रहा है. अभी हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, अभी टाइप्स आ रही हैं उसमें, ये सारी आ रही है. अगर आप देखेंगे तो इसमें अर्न लीव आएगी, हाफ पे लीव आएगी, ये आगे चल के उन्हीं की बात होगी. रेगुलेशन ऑफ अर्न लीव इन वेकेशन डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है. दीज आर कमिंग, डोंट वरी. ओके ओके सर. सर जो भी आप पढ़ाते हो ना, जो तो एक दिन पहले उसकी PDF शेयर कर दिया करो, फिर हम प्रिंट आउट करके फिर जब आप पढ़ाते हो ना, हम नोट डाउन कर लेते हैं उस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स. कोई बात नहीं. मैं वैसे तो ट्राई करता ही हूँ, लेकिन कई बार मैं मिस कर जाता हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर गोइंग ऑन. तो समटाइम्स आई मिस. आज मैं पूरा दिन घर पे था ही नहीं, छुट्टी थी आज, लेकिन मैं कहीं गया हुआ था. बट फिर भी आके मैंने कोशिश की कि सारी क्लासेस पढ़ा दूँ. So sometimes as an exception I can miss it. Okay? ओके सर. कोशिश रहती है कि आपको पहले ही परोस दिया जाए सब कुछ, ताकि आप खाना के जो है वो अच्छे से आप खा सकें. Don't worry, it's just the start. हमने आज तो उतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया कि आपको बड़ा उसमें घाटा हो जाएगा. बड़ा हमने बेसिक सी चीजें डिस्कस की हैं. तो don't worry. Next time when we are in the class, you will have this handout in your hands. Okay? फिर आप उसको हवा लगाएं या ना लगाएं वो आपकी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जरूर शेयर करता भी हूँ और करूँगा भी. ओके ओके देन, मिलते हैं फिर. गुड नाइट सर. थैंक यू. गुड नाइट.